हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब में हमारा 15वां चैप्टर चल रहा है, पारितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना। इसके बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी पर जीवन, ये वाला पाठ चल रहा है 15वां, जिसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कल बात करी थी। आज हम बात करेंगे पारितंत्र की कार्यप्रणाली, पारितंत्र की कार्यप्रणाली एवं उसकी संरचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स। तो देखिए बच्चों, पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। इस पारितंत्र में वहाँ पर पाए जाने वाले पौधे और जीव जंतु, उनकी जो प्रजातियाँ होती हैं, उनका वर्णन शामिल होता है। यह उनके प्राणियों और पौधों की प्रजातियों के इतिहास यानी प्राचीन समय, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णित करता है कि कितनी कितनी संख्या पाई जाती है। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। सभी पारितंत्र जो भी पाए जाते हैं उनमें एक तो जैविक होते हैं और अजैविक यानी निर्जीव भी पाए जाते हैं। अजैविक या भौतिक बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं इनको। कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित हैं। ये तो हो गया अजैविक कारक। अब जैविक कारकों में आपके उत्पादक है, उपभोक्ता है, जो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं, तथा अपघटक शामिल है। अपघटक का मतलब होता है एंड में जो मृत शरीर है उसको अपघटित करने वाले छोटे छोटे जीवाणु। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो अपना भोजन उत्पाद करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जैसे जंतु जैसे कि हिरण है, बकरी है, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव शामिल। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी आते हैं जैसे कि सांप, बाघ, शेर आदि, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर, उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में माना जाता है। सॉरी जैसे बाज और नेवला आदि। बाज और नेवला सांप को खाते। तो अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं उन पर निर्भर हैं, जैसे कि कौवा और गिद्ध। तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। जो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, उन पर निर्भर है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। तो अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। ये अपघटक इन्हें मृतकों को विभिन्न पदार्थों, इन्हें का मतलब मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक अवयव और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए कि पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है, जो मेंढक सांप का भोजन है, और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। तो ये एक क्रम है ये। तो यह खाद्य क्रम, और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अंडरलाइन कर लेना यहाँ तक। तो ये खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बोलते हैं इसको, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। तो खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है भोजन के रूप में, उसे खाद्य ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम ना होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है, वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति
करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रजातियों के इस प्रकार से जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर उसी को खाद्य जाल कहा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक तो चराई खाद्य श्रृंखला जिसे ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, एक है अपरद खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन। यानी चराई खाद्य श्रृंखला जो होती है वो पौधे उत्पादक से आरंभ होकर के मांसाहारी तथा उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन और विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है। अपरद यानी अपर्दित होना, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शामिल होता है। इससे पहले बच्चों हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एक सारणी दे रखी है, ये कार्य प्रणाली है इस तरीके से। तो देखिए बच्चों, ये एक पारितंत्र की कार्य प्रणाली दर्शाई गई है। इसमें सूर्य है और सूर्य मुख्य ऊर्जा का वो है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं हरित पादप, और हरित पादपों से पोषण होता है मृदा पोषक तत्व मृदा से। तो हरित पादपों पर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी निर्भर हैं। इसके अलावा मृत अवशेष भी हैं, अपघटक भी हरित उत्पादक पादपों के उत्पादक हैं, और प्राथमिक पर द्वितीयक और द्वितीयक पर तृतीयक। तो कहने का मतलब ये भी मृत अवशेष में हो जाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक भी हो जाते हैं। और मृत अवशेष पर निर्भर होते हैं अपघटक। यानी तीनों जब चारों मृत अवशेष के रूप में हो जाते हैं तब अपघटक इनका कार्य करता है। तो ये पारितंत्र की कार्य प्रणाली है। किस तरीके से ये कार्य प्रणाली मतलब किस तरीके से पारितंत्र कार्य करता है। अब देखिए बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम्स। ये बायोम्स होता क्या है। बायोम के पिछले अध्ययन से आप जान गए हैं कि बायोम का अर्थ क्या है। आओ हम अब संसार के कुछ प्रमुख बायोम पहचानें और उन्हें रेखांकित करें। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार हैं। पहला वन बायोम, दूसरा मरुस्थलीय बायोम, तीसरा घास भूमि बायोम, चौथा जलीय बायोम और 5वां है उच्च प्रदेशीय बायोम। इनकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन सारणी 15.1 में वर्णित है। तो सबसे पहले अब जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियो केमिकल साइकिल। देखिए बच्चों, सूर्य जो है वो ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है, संपूर्ण पृथ्वी जगत का। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग यानी केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम में आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधों की श्वसन विसर्जन क्रिया, श्वसन सांस लेना, विसर्जन बाहर निकालना, इस क्रिया में, और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकीय अंतर संबंधों पर जीवित हैं। जीवधारी बहुलता, जहाँ पर जीव जंतुओं की बहुलता पाई जाती है, जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे
ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक अर्थात वर्ष के 12 महीने में भी भिन्न है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन जो रसायन प्रक्रिया से होते पौधों व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है। तो जीव रासायनिक तत्वों को अवशोषित करते हैं, वहाँ से शुरू होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जलमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच में ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह ही जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। बायो का अर्थ होता है जीव और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल से है। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक गैसीय होता है और दूसरा है तलछटी चक्र। गैसीय चक्र में क्या होता है गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार जो है वो स्रोत वायुमंडल और महासागर है, और तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपटल पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। जल चक्र देखिए बच्चों, सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस और ठोस अवस्था में, इसे ही जल चक्र कहा जाता है। जल चक्र के लिए अध्याय 13 वह देखेंगे तो वो हट चुका है वैसे। तो जल चक्र का मतलब जल का एक चक्र चलता रहता है। आज के लिए बच्चों इतना ही है, बाकी का अपन कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।